क्या हो गया? गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं जी, उठने की आवश्यकता नहीं है, आराम से फंसता है ना वो। और इधर भी है, तो ऐसा ऐसा करके उठना पड़ता है, नहीं डांस मूव हो जाता है। चलिए, ठीक। लास्ट क्लास में किसका किसका पहला दिन है, पहले तो ये देख लेते हैं। सब तो वही है। ठीक, आप बस अलग देख रहे हो। ठीक। क्लास के बाद ले लेना, इसको मैं करवा लेता हूँ, होते रहेगा क्लास के बीच में। ठीक है, मुझे दे देना, अपन बाहर दे देना, ठीक है। हाँ, ठीक। चलिए, अपन कल जिला गठन देख रहे थे। ठंडी लग रही है क्या? कम करें? बंद ही कर दें? भारतीय पद्धति, काम ना करे तो ठोको, तब काम करता है। ठीक है। जिला स्थापना देख रहे थे कल। ठीक है, तो कल हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? ठीक है, 1906 तक की स्थिति हमने देख ली थी। ठीक, 1906 में कौन सा जिला बनवा लिए थे? दुर्ग जिला। और उससे पहले 1861 में रायपुर और बिलासपुर। चलो, डेट बढ़ गया। सबसे पहले तो बधाई हो, एक हफ्ता और मिल गए। ठीक है, तो 7 दिन मिल गया है। अच्छी बात यह है कि अब आप लोग, कल शायद इंग्लिश वाले सर आपको बता रहे थे ना, 15 तारीख तक, अक्टूबर तक रेडी होना पड़ेगा बोल के। अब वो 15 अक्टूबर तक के रेडी ना हो करके 30 अक्टूबर तक के आप रेडी हो सकते हो। ठीक है, रेडी का मतलब कपड़ा वपड़ा पहनने से नहीं है। ठीक है। ठीक, चलिए, अच्छी बात है। 7 दिन और मिलना इज गुड थिंग। रिवीजन के लिए समय बचना अच्छी बात है। चलिए, ये जिला हो गया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और 1918 तक पहुंच गए थे, ऐसा कुछ था। ठीक है, कहां तक पहुंच गए थे? 1918 तक पहुंच गए थे। 1918 में क्या बोले थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा का एक वक्तव्य पढ़े थे अपन। क्या था वो वक्तव्य या कथन? एक ऐसा भूभाग जो उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी तक विस्तृत है, फिर जिसके पूर्व में ब्राह्मणी तथा पश्चिम में वेनगंगा का प्रसार है, जहां गण नामवाची संज्ञा का प्रयोग है, जहां धान की खेती की जाती है, जहां सिंह बाजा का प्रचार है, तथा जहां महिलाओं का पहनावा प्रायः एक वस्त्र है, वही भूभाग। देखो, प्रायः शब्द वहां पे ना बहुत जरूरी है। आप लोग प्रायः को छोड़ दिए। प्रायः का मतलब जनरली है ना, उसको जनरलाइज कर दिए कि प्रायः है ना, एकदम हर कोई पहन रहा है ऐसा भी नहीं। लेकिन प्रायः लोग पहनते हैं, जैसे प्रायः लोग सुबह उठते हैं, हर कोई नहीं उठता, लेकिन मोस्टली लोग उठ जाते हैं ऐसा। ठीक, बाकी लोग निशाचर होते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अरे, निशाचर कोई गलत शब्द नहीं है, हम लोग उसको हमेशा निगेटिव सेंस में लेते हैं, है ना। निशा मतलब रात में और चर मतलब जगने वाला। ठीक, हम लोग निशाचर मतलब राक्षस वाक्षस बोल दे रहे हैं, वैसा वैसा सोचना चालू कर दे। चलिए, फिर 1918। 1918 के बाद चीजें आगे बढ़ी और हम लोग पहुंच गए सीधा सीधा 15 अगस्त 1947। कहां पहुंच गए? 15 अगस्त 1947। और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत देश स्वतंत्र हुआ। दो। अरे, हमको पाकिस्तान से क्या करना, हम अपनी बात करेंगे। ठीक है, कल जैसे बंगाल विभाजन से हमको क्या लेना देना, हमको पुनर्गठन से मतलब है। तो हमको अपने देश से मतलब है, उसकी बात ही क्यों करना बेचारे की। ले देख।
स्वतंत्र तो हुआ है, अगर आप किसी के गुलाम रहे हो तो स्वतंत्र तो हो गए, है ना। अगर आज आप किसी की गुलामी कर रहे हो और कल उसकी गुलामी से आप हट गए तो क्या हुआ, आप स्वतंत्र हुए। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि हम स्वतंत्र हुए, क्योंकि हम लोग लगभग 200 से सवा 200 साल की गुलामी सहे, ठीक है। तो उसके लिए टर्म बहुत सही है, स्वतंत्र होना। ठीक है, आपके कहने का मतलब भी मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये कहना चाहते हो कि हाँ, दो भाग में अलग हुए, हम स्वतंत्र नहीं हुए। तो इसका एक सेंस ये भी बनता है कि हम आज तक स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, एक सेंस में लोग ऐसा अगर बोलते हैं तो उसका एक सेंस ये रहता है कि आज तक हम स्वतंत्र नहीं। उसके पीछे कॉमनवेल्थ का उदाहरण देते हैं हम, कि आज भी हम कॉमनवेल्थ का पार्ट हैं और नेहरू जी ने वो साइन किया था कि हम हमेशा अधीनता स्वीकार करते रहेंगे, है ना। तो ये सेंस अपने को नहीं लेना है। एज अ ब्यूरोक्रेट जो हम बनने जा रहे हैं, उस सेंस में हमको पॉजिटिव ही सेंस पे जाना है। ठीक है, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, बट शब्द यही है, दो भागों में टूटा वो तो बिल्कुल टूटा ही है। देश को दो भागों में विभाजन तो किया ही गया, क्योंकि पाकिस्तान की मांग थी। कहां से आई थी पाकिस्तान की मांग? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आई थी सबसे पहली बार। पाक्स की अवधारणा वहीं पे चौधरी रहमत अली ने दी थी, है ना। तो मांग थी, तो विभाजन करना पड़ा। आगे चल के वो भी दो भाग में और टूट गए उन लोग, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये चीजें होती रही, बट हमारे सेंस में क्या हुआ, हमको 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली। ठीक है, वो लोग हमें छोड़ करके चले गए, रीजन जो भी रहा हो। ठीक है, उनको ही बैंकरप्सी हो रही थी, उनकी हालत खराब हो गई थी यहाँ पे देश चलाने में, इसलिए वो चले गए, है ना साहब, सर। ठीक, स्वतंत्रता मिली अपने को। ठीक, वैसे देखा जाए तो हमारी स्वतंत्रता हमारे नाक तक होती है। सुने ये लाइन, बहुत फेमस लाइन है। जब भी अपन संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं ना, तो हमारा एक प्रश्न पूछा जाता है वहां पे कि स्वतंत्रता एब्सोल्यूट है कि नहीं है, अर्थात निरपेक्ष है कि सापेक्ष है। क्या है स्वतंत्रता, सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? जैसे गरीबी होती है ना, एक सापेक्ष गरीबी होती है, एक निरपेक्ष गरीबी होती है, वैसे ही स्वतंत्रता सापेक्ष है कि निरपेक्ष है साहब? साहब सापेक्ष में आपको उदाहरण देता हूं, गरीबी के हिसाब से समझा रहा हूं, फिर आप स्वतंत्रता के हिसाब से लेना है। एक होते हैं सापेक्ष गरीबी, ठीक है, और एक होती है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष का मतलब है कि मेरे पास 50 करोड़ रुपए है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं गरीब हूं, किससे? अंबानी की तुलना में। तो अंबानी के सापेक्ष में क्या हूं? गरीब, 50 करोड़ होते हुए भी कंपैरिजन में, ठीक है। और निरपेक्ष का मतलब है मैं गरीब ही हूं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं, मैं बेसिक नीड पूरी नहीं कर पा रहा हूं और मैं गरीब हूं निरपेक्ष तौर पे। तो क्या स्वतंत्रता सापेक्ष है कि निरपेक्ष? मतलब मेरी स्वतंत्रता केवल मेरी है कि आप लोगों के कंपैरिजन में मेरी स्वतंत्रता है? निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब आपकी स्वतंत्रता आपकी है। इसका मतलब आप यहां पे खड़े होकर के गालियां बक सकते हो इस क्लासरूम के अंदर, आप स्वतंत्र हो ना, आपके पास वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप बोल रहे हो निरपेक्ष, तो आप यहां पे गाली दे सकते हो? दे सकते होगे? नहीं ना। तो कैसे सापेक्ष हुआ, कैसे निरपेक्ष हुआ? निरपेक्ष हुआ कि सापेक्ष हुआ? सापेक्ष ना। यहां पर मैं खड़ा हूं तो आप गाली नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपकी स्वतंत्रता की एक सीमा है, और वो सीमा यहां तक होती है। आपकी स्वतंत्रता नाक तक होती है बस, यहां से आगे आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं, ठीक है। इसीलिए जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है या हो रहा था, चाहे झारखंड में हो चाहे जंतर मंतर में, वहां पर आप क्या देख रहे हो, उनकी पूरी स्वतंत्रता नहीं है, उनके ऊपर एक्शंस लिए जा रहे हैं कि नहीं? आप भी जाओगे तो एक्शन लोगे कि नहीं? तो सबसे पहला उसमें क्या है, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा था तो एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया? तो स्वतंत्रता हो तो कुछ भी बोल रहे थे। अगर उनकी स्वतंत्रता कैसी होती, निरपेक्ष होती, तो वो कुछ भी बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, बट यहाँ पे तो सापेक्ष है ना। दूसरा, अगर आपने देखा होगा तो फिलिस्तीन का फ्लैग लेकर के आ गए थे कुछ लोग वहां पर, हाँ या ना। जंतर मंतर में जब चल रहा था तो कुछ लोग फिलिस्तीन का, पुलिस वाले क्यों छीने उसको? क्योंकि दूसरे देशों के साथ मैत्री प्रभावित होती है। अगर वहां पे इसराइल का झंडा लहराया जाता तो भी यही किया जाता, क्योंकि इसराइल भी हमारा दोस्त है और फिलिस्तीन भी हमारा दोस्त है। तो आपने अगर आर्टिकल 19(2) पढ़ा होगा, है ना, आर्टिकल 19(2) में उल्लेख है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधनों का। तो पहली चीज क्या नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। दूसरा, किसी भी दूसरे देश जो कि हमारे मैत्री है जिसके साथ में, उसके साथ संबंध बिगाड़ने वाला कोई भी वक्तव्य नहीं होना चाहिए। तीसरा, न्यूडिटी नहीं होना चाहिए। मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, ये सब चल रहा था,
न्यूडिटी थी वो, वर्बल न्यूडिटी, हाँ या ना, उसके लिए भी रोक लगाया गया। ठीक, तो समझिए स्वतंत्रता कैसी होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, सापेक्ष होती है, दूसरे के आधार पर, है ना। हमारा नहीं है वो स्वतंत्रता, दूसरे की भी स्वतंत्रता है, हम दोनों की स्वतंत्रता का टकराव नहीं होना चाहिए। जब मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो उससे आपकी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, उतनी ही मेरी स्वतंत्रता है। ठीक है साहब, तो बस वही है, चीजें हम जैसा सोचते हैं वैसा हर बार नहीं होता है। पूरा देश नियम कानून पर चलता है, दूध लगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसी पर चलता है ना। तो उसके आधार पर हमको सोचना है एज अ ब्यूरोक्रेट, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले हो। ठीक, कैसे, और मैं भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा हूं यहां पे खड़े होकर के। ठीक, चलिए आते हैं। तो भारत देश को क्या मिली, स्वतंत्रता मिली, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। ठीक है, जो बोलना है आप लोग सब अपने लिए स्वतंत्र हो, जब तक के कोई बुरा ना माने, ठीक है। तो स्वतंत्रता, ठीक, बढ़े आगे। अब हमारे काम की चीज, स्वतंत्रता मिली उस समय जो ये राज्य था हमारा वर्तमान में, उसमें 3 जिले मौजूद थे, हाँ या ना। अभी जस्ट पीछे लिखे हैं तो इसलिए दोबारा लिखने की आवश्यकता यहां पे महसूस नहीं हो रही। 3 जिले यहां पर थे। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि स्वतंत्रता के समय हमारे कितने जिले एग्जिस्ट करते थे, तो 3 जिले एग्जिस्ट करते थे। फिर आगे चल के बहुत सारी घटनाएं हुई, ठीक, बहुत सारी घटनाओं में क्या हुआ, तो आपका जेवीपी समिति बनी क्या, धर समिति बनी क्या, आदित्य धर नहीं ना, पीक डिटेलिंग तो जेवीपी समिति बनी और एसके धर समिति बनी, जिन्होंने क्या कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। दोनों कमेटी का सार तत्व यही था। इन्होंने और एडिशन किया एसके धर समिति ने कि प्रशासन के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, नए राज्यों का गठन करना चाहिए, कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी, और वहां पर आपके रिसोर्सेज भी हो, कैसे रिसोर्सेज, तो आपके रेवेन्यू जनरेशन के रिसोर्सेज होने चाहिए। तो उस आधार पर किसी प्रकार से राज्यों की स्थापना की जानी चाहिए, ये बात हुई। फिर आगे चल के क्या होता है, पोट्टी श्रीरामलु नामक व्यक्ति आते हैं और वो क्या कर देते हैं, धरना कर देते हैं, और धरना के साथ साथ आमरण अनशन कर देते हैं, और आमरण अनशन करने के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, तुरंत आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा कर दी जाती है, तमिलनाडु से अलग। तो तमिल से अलग करके तेलुगु भाषी आधार पर नए राज्य की स्थापना की बात की गई और नया राज्य दे दिया गया। तो अब अगर मैं एक जन को यहां मोबाइल चलाने की परमिशन दे दूंगा तो सब चलाएंगे बोलेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो या तो मुझे किसी को मोबाइल चलाने नहीं देना चाहिए या तो सबको देना चाहिए। तो अब अगर हमने आंध्र प्रदेश बना दिया है तो अब बाकी राज्यों के लिए भी अवसर खुल गया। तो इसके लिए फिर एक कमेटी बनी, क्या, कौन सी कमेटी बनी, फजल अली आयोग, है ना, एक आयोग बनेगा जिसका नाम रहेगा फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग के सामने भी हमने अपनी डिमांड रखी। एक ठाकुर रामकृष्ण सिंह थे, ठीक है, जो विधायक थे रायपुर से, उन्होंने मांग रखी कि भाई हमको एक अलग स्टेट चाहिए जिसका नाम क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ होना चाहिए। बात माना गया नहीं माना गया वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमने अपनी पूरी जी जान लगा दिया था कि भाई कैसे भी करके हमको एक नया स्टेट मिल जाए जो कि हमारा अस्तित्व बना करके रखे और हमारी पहचान को स्टैब्लिश करने के लिए हमने सारे प्रयत्न किए। लेकिन होता क्या है, 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यों का गठन कर देती है। और उस राज्यों के गठन के समय मध्य प्रांत खत्म हो गया था। क्या खत्म हो गया, मध्य प्रांत खत्म। तो 1861 में जो मध्य प्रांत बना था वो कब खत्म हुआ, 1956 में, ठीक है। तो लगभग 94 इयर्स चला, लगभग 94 इयर्स का एज है किसका, मध्य प्रांत का। मध्य प्रांत खत्म और एक नए राज्य की स्थापना की जिसका नाम क्या रखा गया, मध्य प्रदेश। अब विडंबना यह थी कि हमारे छत्तीसगढ़ का उल्लेख कहीं पर भी नहीं था और मध्य प्रदेश के भीतर ही छत्तीसगढ़ राज्य को स्थापित किया गया था। अब अगर हम राजनीतिक बात करें, थोड़ा सा राजनीतिक पर्सपेक्टिव से बात करें, तो यहां पर बड़े बड़े नेता जो थे उनको मांग रखनी चाहिए थी, किसकी, उसी समय, कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे और हमको मध्य प्रदेश के अंदर शामिल नहीं होना है, हमको पृथक राज्य चाहिए। उस समय के सबसे बड़े नेता कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, है। तो उन्हें ही आगे आकर के इनिशिएटिव लेना था, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका संतुष्टिकरण कर दिया गया। कैसे, सीएम बना करके, ठीक है, इतने बड़े राज्य के सीएम बनने
का अवसर जब मिल रहा है तो कोई छोड़ेगा क्या? तो नहीं छोड़ेगा। तो अगर राजनीतिक तौर पे देखें तो उनको, मुझे लगता है, ये मेरा मत है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, बट उनको क्या करना चाहिए था उस समय? डिमांड रेज करना था, सीएम के पद को तिलांजलि देकर के अपनी बात रखी जानी चाहिए थी। बट ठीक है, जो हुआ अच्छा होता है, कोई भी चीज खराब नहीं होती है, जो भी होता है सब बढ़िया होता है। तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर हम रहे। अब आगे क्या होता है, ठीक है, इससे थोड़ा सा पहले और चलेंगे, एक बार वापस से आते हैं यहां पर 1947। ठीक है, तो 1947 में 3 जिले थे, स्वतंत्रता मिली। सबसे पहली बात, स्वतंत्रता मिलने के बाद राज्यों का विलीनीकरण किया गया, क्या? रियासतों का। विलीनीकरण किया गया राज्यों रियासतों का। तो लगभग 552 रियासतें थी। ठीक है, तो 552 रियासतों का विलीनीकरण किया गया। तो अगर आप देख रहे हो, रियासतों का अलग सीन चल रहा था, ब्रिटिश, आपके जो ब्रिटिश क्षेत्र थे उनका अलग सीन चल रहा था, तो ब्रिटिश क्षेत्र को ही जिला बनाया गया था। अब रियासत भी शामिल हो गए, तो बड़े बड़े जब रियासत मिलेंगे तो उनको भी तो जिले के तौर पे स्टैब्लिश करना पड़ेगा ना। छत्तीसगढ़ में टोटल 14 रियासतें थी, 14 रियासतें मिल गई। तो 14 रियासतों के मिलने के बाद हमने क्या किया, 1948 में 3 नए जिले बनाए। कितने नए जिले बनाए? 3। कल याद करिए, हम लोग जब 1905 पढ़ रहे थे तो इधर एक ट्रिक याद किए थे अपन, शराब। बस उसी शराब को यहां पे लिख देना। ठीक है, सेम ट्रिक 2 जगह पे यूज हो जाएगा। स से सरगुजा, रा से रायगढ़ और ब से बस्तर। ठीक है, तो 1948 में 3 नए जिले स्थापित हो गए, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। क्या यह क्लियर है? बढ़े आगे। इसके बाद 1956 में एक नया राज्य बन गया, मध्य प्रदेश। उस मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी इंक्लूड हुआ, और छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले इंक्लूड हो गए? 6 जिले। कौन कौन से? ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। ठीक है, तो अभी तक के कितने जिले हैं? टोटल 6 जिले। क्लियर? बढ़े। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते हम लोग कहां पहुंच गए? 1973। और 1973 में एक और नए जिले की स्थापना कर दी गई, जिसे हम राजनांदगांव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी तक 7 जिले बन चुके हैं। ठीक है, हमारा राजकीय गीत कौन सा? अरपा पैरी के धार। तो अरपा पैरी के धार को किसने लिखा था? नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, कितने देर में गाना रहता है? कितने सेकंड में? नहीं, गाना कितने में रहता है? 1 मिनट 15 सेकंड। जैसे 52 सेकंड में राष्ट्रगान कंप्लीट करना रहता है, वैसे ही 75 सेकंड में हमको अपना राजकीय गीत अरपा पैरी के धार। इसमें 7 जिलों का उल्लेख है, ऐसा लिखा है, पढ़ते हैं अपन। कितने का उल्लेख? 7 जिलों। तो अभी तक जितने जिले बनवाए हैं ना, शुरुआती 7, उन्हीं 7 जिलों का उल्लेख है। ठीक है, कौन कौन सा? तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, फिर सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ और राजनांदगांव। तो अगर हमको जिले का क्रम याद है सीधा सीधा, तो वही 7 जिले उठा करके वहां पे अपन मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 जिले जो पढ़े हैं उन्हीं का उल्लेख हमको किसमें देखने को मिलता है? अरपा पैरी के धार में। बढ़े हल्का सा आगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग कहां पहुंच गए? तो 1998 पहुंचे। क्या कहां पहुंच गए? 1998। 1998 में अब हम दिशा में बढ़ रहे हैं कि हमको एक नया राज्य मिल जाए। लेकिन उस नए राज्य मिलने से पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा ने कमेटी गठन की, जिसे हम सिंहदेव कमेटी के नाम से जानते हैं। कौन सी समिति बनेगी? सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति को बोला गया कि आप सिफारिश दो कि मध्य प्रदेश में कितने नए जिलों की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, तो अब हम मध्य प्रदेश की तो बात नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 9 जिलों का इन्होंने क्या दिया? रिकमेंडेशन दिया कि हमको 9 नए जिले इस क्षेत्र में बनाने चाहिए, जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ है। तो टोटल 9 जिले यहां पर बनेंगे। अब एक एक संभाग के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें सरगुजा संभाग में, तो सरगुजा संभाग में 2 जिले बनेंगे। कौन कौन सा? एक कोरिया और एक जशपुर। तो एक कोरिया जिला बना और एक जशपुर जिला।
इसके बाद अगला जो बिलासपुर संभाग है, तो बिलासपुर संभाग में 1998 में कौन कौन से? जांजगीर चांपा और कोरबा। ठीक है, एक जिला बना जांजगीर चांपा और एक जिला बनेगा कोरबा। इसके बाद अगला संभाग हमारा दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में भी कितने जिले? 1998 है ना, तो 1998 में केवल एक जिला बनेगा। कौन सा? कवर्धा। कौन सा जिला बना? कवर्धा। उसके बाद रायपुर संभाग की अगर बात की जाए तो दो जिले बनेंगे। कौन कौन सा? महासमुंद और धमतरी। ठीक, इसके बाद अगर बस्तर संभाग की बात की जाए तो कांकेर और दंतेवाड़ा। दो जिले बनेंगे, कांकेर और दंतेवाड़ा। ठीक है, जैसा कि मैडम इधर बोल रही हैं। ठीक, इसको आपने कबीर धाम बोला, इसको आपने बोला उत्तर बस्तर कांकेर, और इसको आपने दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ऐसा नहीं था, इस समय यही नाम थे। कवर्धा ही नाम था, कांकेर ही नाम था और दंतेवाड़ा ही नाम था। इन सब का नाम 2003 में परिवर्तित किया गया, और जो आप नाम ले रही हैं वो 2003 में कवर्धा बना कबीर धाम। ठीक है, उत्तर बस्तर कांकेर बना वो, और ये दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बना। लेकिन 2003 में जब वो इनिशिएट हुआ तब उसका नाम यही था, कवर्धा, कांकेर और दंतेवाड़ा। जिसमें से कवर्धा के नामकरण के पीछे का उद्देश्य कुछ धार्मिक कुछ राजनीतिक था। अगर बात करें कवर्धा, तो कवर्धा में 8वें गुरु हक नाम साहेब की गुरु गद्दी है। ठीक है, कबीर पंथ के 8वें गुरु हक नाम साहेब की गुरु गद्दी है कवर्धा में। तो 2003 का चुनाव आने वाला था। उस चुनाव से पहले कबीर पंथियों ने बहुत ज्यादा उग्र मांग की है ना, कि हमें क्या चाहिए इस क्षेत्र में। चूंकि कबीर पंथ के 8वें गुरु हक नाम साहेब की गुरु गद्दी स्थापित है और इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में कौन रहते हैं? कबीर पंथियों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो कबीर पंथ को मानने के कारण इस क्षेत्र को कबीर को मानने वालों का धाम अर्थात कबीर धाम किया जाना चाहिए। तो सरकार ने उनकी बात मांगी और मांग को माना और उस क्षेत्र का नाम क्या कर दिया? कबीर धाम कर दिया। ठीक है, तो कवर्धा एक्चुअल नाम था, बाद में डिमांड के आधार पर उसका नाम चेंज करके क्या किया गया है? कबीर धाम किया गया। ठीक है साहब, बढ़े हल्का सा आगे। चलो, ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन कौन सा जिला बना था हमारे यहां पर, तो इधर से रायपुर और इधर से ये बिलासपुर। शुरुआत में दो जिले थे, फिर बाद में यहां पर दुर्ग जिले की स्थापना की गई 1906 में। फिर इसके बाद 1948 आए। 1948 में क्या बनाया गया? सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। सरगुजा बना, रायगढ़ बना और बस्तर बना। इसके बाद क्या होता है? 1973 का समय आ गया। ठीक है, तो 1973 में यहां पे राजनांदगांव बना। फिर पहुंच गया 1998। 1998 में यहां पर क्या किया? कोरिया और इधर जशपुर बनाए। फिर इधर क्या बनाएंगे? तो कोरबा और जांजगीर चांपा बना दिए। इधर हमारा क्या बना? कवर्धा बना। इधर हमारा क्या बनेगा? महासमुंद और धमतरी, ये बना। और नीचे क्या बनेगा? कांकेर और दंतेवाड़ा, ये ऐसा बना। यहां तक की चीज क्लियर? बड़े हल्का सा आगे। इसके बाद हम लोग कहां पहुंच गए? 1 नवंबर
सन 2000, 1 नवंबर सन 2000 छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, क्या बना? छत्तीसगढ़ एक नया नवेला राज्य बन गया। कितने जिले? 16, 16 जिले यहां पर मौजूद थे। और कितने संभाग मौजूद थे? तो 3 संभाग मौजूद थे, और 3 संभाग के साथ साथ कुल 16 जिले यहां पर मौजूद रहेंगे। अब आगे लंबे समय तक हमको नए राज्य की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, और लंबे समय तक नए राज्य की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। फिर हम 2007 में पहुंचे, जहां पे हमको लगा कि ये जो बस्तर क्षेत्र है इसको थोड़ा सा क्या करना चाहिए हमको, और सेंट्रलाइज की जगह पे डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, थोड़ा सा और छोटा करके हमको वहां पे प्रशासन करना चाहिए, क्योंकि बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद ग्रस्त क्षेत्र था। प्लस वहां पर प्रशासन की पहुंच बढ़ाना बहुत आवश्यक था, नक्सलवाद के खात्मे के लिए भी और लोगों के विकास के लिए भी। तो 2007 में हमने क्या किया? 2 नए जिलों की स्थापना का प्रण लिया, और एक नारायणपुर जिले की स्थापना की, और एक बीजापुर जिले की स्थापना की। तो कौन कौन से 2 नए जिले बनेंगे? एक बनेगा नारायणपुर और एक बनेगा बीजापुर। क्लियर है? वहीं पे आएगा वो। ठीक, चलिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर एक जिला बनेगा आपका नारायणपुर, और एक जिला क्या बन गया? बीजापुर। एग्जैक्ट डिपिक्शन नहीं है, केवल समझने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। जैसे वहां पर उन्होंने लिखा है, तो भाई हाँ, मुझे भी पता है कि यहां से ऐसा थोड़ा सा हिस्सा कवर्धा जो लिया, राजनांदगांव का लिया, और हल्का सा हिस्सा उधर बिलासपुर उस समय का वो लिया है। ठीक है, तो मैं नहीं जान रहा हूं ऐसा नहीं है, बट एग्जैक्ट डिपिक्शन ना करते हुए केवल और केवल एक चीजों को समझने के उद्देश्य से यहां पे दर्शाया जा रहा है। ठीक, चलो, इसके बाद कहां पहुंच गए? 2012 पहुंचे। कहां पहुंच गए? 2012। और 2012 में फिर से 9 नए जिलों की स्थापना की गई। कितने जिले बनेंगे? 9 जिले। अब अगर संभाग वाइज देखें तो सबसे पहला संभाग हमारा सरगुजा। तो सरगुजा संभाग में कितना जिला बनाएंगे? 2। कौन कौन सा? सूरजपुर और बलरामपुर। कौन कौन से जिले बन जाएंगे? सूरजपुर बनेगा और बलरामपुर बनेगा। इसके बाद बात करें अगर बिलासपुर संभाग की, तो बिलासपुर संभाग में कितने जिले बनेंगे? 1। कौन सा? मुंगेली। तो बिलासपुर संभाग में मुंगेली बन जाएगा। इसके बाद बात करें अगर दुर्ग संभाग की, तो दुर्ग संभाग में कितने जिले बनेंगे? 2। कौन कौन सा? बेमेतरा और बालोद। कौन कौन से साहब? बेमेतरा और बालोद। रायपुर संभाग की बात करें तो कितने जिले? 2। कौन कौन से? बलौदा बाजार और गरियाबंद। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और कहां पहुंच जाएंगे? बस्तर। तो बस्तर में कितने जिले बनेंगे? 2। कौन कौन से? सुकमा और कोंडा गांव। ठीक, तो ये हमारे 2 जिले और बन गए, सुकमा और कोंडा गांव। रायपुर संभाग में बलौदा बाजार और गरियाबंद, दुर्ग में बेमेतरा और बालोद, बिलासपुर में मुंगेली, और सरगुजा में सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक, चलिए, ये पहले वाला था, उसको मैं बना दिया। अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे क्या बना? सरगुजा जिले में काट दिए सूरजपुर को, और सरगुजा से ही कट गया बलरामपुर। उसके बाद इधर हमने क्या देखा? मुंगेली जिला बना। ठीक, कौन सा जिला बन गया? मुंगेली। इधर क्या बन गया? बेमेतरा और बालोद बन गया। इधर आपका क्या बन गया? बलौदा बाजार। और इधर अपना क्या बन गया? गरियाबंद। इधर की बात की जाए तो यहां पर, और ये दंतेवाड़ा अपना शेप ले लिया, तो इधर क्या बन गया आपका? सुकमा, और उधर बन गया कोंडा गांव। क्लियर? ठीक है साहब,
साहब आप छत्तीसगढ़ से ही हो? पक्का? पक्का? आप नहीं पता, राजस्थान वाला वाइब देते हो। आपका जो टोन है ना, हल्का हल्का है ना, ऐसा लगता है। कैसे लगता है आप लोग को भी? जब से मैं उनसे बात किया हूं, नहीं मेरे को ऐसा थोड़ा सा आवाज कड़क और टोन है, इसलिए मैं पूछा। ठीक है, इसको बुरा नहीं मानना है साहब। हाँ जी। क्या बात है। नहीं लेकिन मेरे को ऐसा आपका जो कल, अच्छा फौज में थे आप? अच्छा इसीलिए है वो, आप राजस्थान में पोस्टिंग रहा होगा लंबे समय तक। नहीं सर, वहाँ प्रैक्टिस कैंप करते थे। नहीं, कहीं न कहीं मेरे को लगा कि आपके अंदर हल्का सा राजस्थानी वाला वाइब है, और बाकी टोन तो अब मैं समझ गया, आर्मी से हो आप भी। ठीक है। ठीक, बढ़े आगे हल्का सा। चलिए, 2012 के बाद फिर क्या हुआ? लंबे समय तक फिर से कोई नए जिले की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि लगभग 27 जिले हमारे पास हो गए। ठीक है, 27 जिला छत्तीसगढ़ के लिए पर्याप्त थे। अगर देखा जाए तो उतने जिलों में आराम से क्या हो रहा था, प्रशासन संभल रहा था। इसलिए बहुत लंबे समय तक कोई जिला नहीं बनाया गया। फिर आगे चल के कब गौरेला पेंड्रा मरवाही, कब? 2020 में। 2020 में क्या बना? गौरेला पेंड्रा मरवाही। फिर कका 2022 कितने जिले बनाएंगे? 5। कौन कौन से? हाँ, फिर वेरी गुड। ठीक है, ये 5 जिले इसी क्रम में बने। तो आखिरी के 5 जिलों का क्रम ध्यान रखना है। तो पहले एमएमएसी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, फिर सारंगढ़ बिलईगढ़, फिर खैरागढ़ छुईखदान गंडई, फिर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, और फिर सक्ती। आप इसी मैप में बना लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहां पे मोहला मानपुर बना। फिर मोहला मान पहले इसको 28वां जिला पहले बनाते हैं, गौरेला पेंड्रा मरवाही, फिर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, फिर इधर से। अब भाई अब उधर इतना ध्यान दे रहे हैं तो मेरे को अब एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसा इधर का हिस्सा और ये इधर का हिस्सा है ना, नहीं तो बोलेंगे गलत पढ़ा रहे हो करके। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपका बलौदा बाजार का हिस्सा ले लिए। जो बिलईगढ़ था वो बलौदा बाजार में था, और सारंगढ़ रायगढ़ में था, तो वो थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा लेके बनाए। फिर आपका इधर मोहला मानपुर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। फिर कहां चले गए? खैरागढ़ छुई खदान गंडई और सक्ती। ठीक है, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिलों की स्थापना हुई। ठीक है साहब, 33 जिले हमारे यहां पर हैं वर्तमान में। 36 बनाने की बात चल रही है। सरायपाली को एक जिला बनाएंगे बोल रहे हैं, कटघोरा को एक जिला बनाएंगे बोल रहे हैं, और एक किसको बनाएंगे अभी डिसाइड नहीं किया। जब बनेगा तब बनेगा, अभी तो नहीं दिख रहा है। महात नहीं है बोलते हैं ना अपन छत्तीसगढ़ी में, अभी नहीं महाका थे। ठीक है, हाँ वही आगे चल के फिर 40-42 बना देंगे। ठीक है, आपका रायपुर, रायपुर ही 4 जिला बन जाएगा। ऐसी छोटा जिला है, इधर आरंग जिला, इधर अभनपुर जिला, इधर रायपुर जिला हो जाएगा। ऐसा दुर्ग में धमधा जिला बना देंगे, धमधा राज। तो भाई रियासत को खत्म ही क्यों किए थे, है ना। ऐसे करके छोटा 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 जमींदारी भी आप जिला ही बना देते। ठीक है, अब क्या होता है कई बार लोगों को संतुष्ट करना पड़ता है। जैसे खैरागढ़ का कोई सेंस नहीं है, अगर एक्चुअल में देखोगे तो खैरागढ़ को जिला बनाने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन अगर इसको चुनाव जिताओगे तो अगले दिन जिला बन जाएगा। ऐसा करके यशोदा वर्मा जी चुनाव जीत गई, अगले दिन जिले की घोषणा कर दी। तो इस टाइप, हाँ जी, हाँ ज्यादा बेटर है। देखो मोहला मानपुर को बना रहे हैं, वो जब बनता है, क्योंकि मोहला मानपुर को ना अलग चाहिए, बहुत जंगली एरिया है, प्लस दूर हो जाता था उनके लिए सब चीजें, तो वो ठीक है। लेकिन खैरागढ़ बहुत कनेक्टिंग है किससे? राजनांदगांव से। जितना डोंगरगढ़ दूर है उतना ही खैरागढ़ दूर है राजनांदगांव से। ठीक है, तो वो थोड़ा सा सेंस नहीं बनता है, बट ठीक है। हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले, हम लोग को भी जेन जी टाइप से आवाज उठाना नहीं आता है। ठीक है, नहीं तो उठना चाहिए आवाज। देखा जाए तो प्रशासनिक व्यय को बढ़ाता है ये। ठीक है, नया जिला पंचायत भवन चाहिए। ठीक है, नया आपका कलेक्टर भवन चाहिए, तो व्यय बढ़ाने वाला काम है। खैर ठीक है, लोगों को फायदा भी होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब खैरागढ़ में जो रहता है तुरंत यार कलेक्टर ऑफिस पहुंच गया, कुछ नहीं मुंह उठा के। ठीक है, चलिए क्लियर, कोई समस्या यहां तक के? कितने संभाग हमारे यहाँ पे? चलो थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन देख लें के फटाफट 2 मिनट के अंदर।
चलिए यहां पर सन 2000 में क्या स्थिति थी ये देखेंगे, और आज 2026 चल रहा है, क्या स्थिति है ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए संभाग की, तो संभाग की संख्या कितनी थी पहले? 3, अभी कितने हैं? 5। अगर बात की जाए जिलों की, 16 थे, अब कितने हैं? अगर बात की जाए तहसील की तो 96 थे, कितने थे? 96। अभी 251, और इसमें प्लस लगा देते हैं क्योंकि वो चेंज होता रहता है तो उसमें कोई इशू की बात नहीं। विकास खंड की बात की जाए तो कितने थे? 146 और 146। ठीक है, अनुविभाग की बात की जाए तो उस समय की जानकारी का अभाव है, लेकिन अभी 117 है। कल पढ़े थे अनुविभाग, सब डिवीजन पढ़े थे जहां एसडीएम बैठता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अभी कितने एसडीएम हुए? 117। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। संभाग 3, 5, जिला 16 से बढ़कर के 33 हो गए। तहसीलों की संख्या कितनी है? 96 पहले थी, अब कितनी है? 251 से अधिक। विकास खंड 146, अभी भी 146। अनुविभाग वर्तमान में 117 है। ठीक है, आप बताओ आपको क्या लगता है, फिर मैं बताऊंगा। हाँ ठीक है, चलो सिंपल उड़ान के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, ये उड़ान, ठीक है, ये कमरा है, क्लासरूम है, यहां पर क्या होती है? पढ़ाई। यहां पर फीस कलेक्ट किया जाता है क्या? फीस कहां दोगे? रिसेप्शन में। ठीक है, दोनों का काम अलग अलग है, एक ही संस्था है लेकिन दो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें हो रही है। ठीक है, तो सिंपल, आइए देखिए, एकदम सामान्य शब्दों में समझा रहा हूं, एकदम देहाती भाषा में समझेंगे। ठीक, ये एक ठोक दुकान है, ये भी एक ठोक दुकान है, दो अलग अलग दुकानें हैं। ये एक ऐसा दुकान है जहां पे सरकार आपसे पैसे कलेक्ट करती है। क्या करती है? सरकार आपसे पैसे लेती है, रिसेप्शन, फीस दोगे जहां पे। ठीक, तो एक ऐसी दुकान जहां पे सरकार आपसे राजस्व ग्रहण करती है, संग्रहित करती है, उसको क्या बोला जाता है? तहसील। क्लियर? दूसरा, एक ऐसा दुकान या एक ऐसा क्षेत्र जहां पे सरकार आपके ऊपर पैसे खर्च करती है। क्या करती है? सरकार आपके ऊपर पैसे खर्च करती है, क्या बोलेंगे? विकास खंड। अब उड़ान के उदाहरण से समझते हैं। उड़ान में वहां पर पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं, पढ़ाया वहां पे तो नहीं जाता, वहां पे आपसे पैसे लिए जाते हैं, तो वो क्या कहला जाएगा? तहसील। यहां पर आपके ऊपर पैसे खर्च किए जा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, एसी चल रहा था जिसको आपने बंद करवा दिया, आधा पैसा वसूल नहीं पाए आजकल। ठीक है, एसी चल रहा था, वसूल नहीं। पंखा भी नहीं चला रहे हो, उसको भी वसूल नहीं कर रहे हो, लेकिन लाइट जल रहा है तो वसूल कर रहे हो। कैमरा चल रहा है, वसूल हो रहा है। ये सिस्टम चल रहा है, ये सब चल रहा है, बिजली, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं। ठीक है, तो अंततः क्या हो रहा है? आपके ऊपर पैसे खर्च कर रही है संस्था, जो पैसे आपसे लिए हैं उसका कुछ पार्ट आपके ऊपर खर्च किया जा रहा है, किसके लिए? आपके विकास के लिए। तो ये क्या हो गया? विकास खंड। क्लियर? बेसिक अंतर समझ में आया? ठीक है, तहसील राजस्व प्रशासन की एक इकाई है। तहसील राजस्व प्रशासन की एक इकाई है जहां पर भूमि एवं राजस्व संबंधित कार्यों का निष्पादन किया जाता है। ठीक है, निष्पादन इज एग्जीक्यूशन सर, है ना? ठीक है, तो एक ऐसी इकाई, राज्य शासन की एक ऐसी इकाई जहां पर राजस्व एवं भूमि संबंधी कार्यों का निष्पादन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तहसील कहते हैं। क्लियर? जैसे मान लो दो भाइयों के बीच विवाद हो गया भूमि संबंधी, कहां जाओगे? तहसील ऑफिस जाओगे। क्लियर? अब अगर आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, तो अगर उसमें कोई भी नई योजना लागू होती है तो ना विकास खंड में लागू होती है। ठीक है, अगर बोले महतारी वंदन योजना 116 खालिस्तान में लागू की गई, तो वहां पे तहसील शब्द का प्रयोग कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर क्या देखने को मिलेगा? कि महतारी वंदन योजना राज्य के 116 विकास खंडों में लागू की गई। ठीक है, तो विकास खंड प्रशासन की एक इकाई है जहां पर विकास प्रशासन संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जाता है। ठीक है, समझ गए? क्लियर? अब थोड़ा सा और समझते हैं कुछ चीजों को। ठीक, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना कि वहां पर तहसील है कि बाढ़। खाली स्थान दूंगा, वहां पे आपको बताना है कि तहसील आएगा कि विकास खंड आएगा। क्लियर? छत्तीसगढ़ के 96 खालिस्तान में बाढ़ आया। बाढ़ आया,
तो 96 खालिस्तान में बाढ़ आया, तहसील में बाढ़ आएगा। तो भाई बाढ़ आया है तो वहां पुनर्वास वो सब करोगे, पुनर्वास के लिए राशन बांटोगे और उनका उनका वापस से घर वर बनाओगे कि नहीं, मुआवजा दोगे नहीं तो। फिर से पूछ रहा हूं प्रश्न, छत्तीसगढ़ के 96 खालिस्तान में बाढ़ आई, तहसील के विकास खंड, बाकी सब चीजें बता दी, क्लियर। 2 मिनट में पलट गए आप लोग, 2 मिनट नहीं लगा, क्लियर। एक चीज समझो, बाढ़ आती है जमीन में, जमीन संबंधी कार्यों का निष्पादन होता है, ठीक है। पुनर्वास करने के लिए सबसे पहले वहां का पटवारी क्या करेगा, जांच करेगा कि कहां पर बाढ़ आई तो कितने क्षेत्र में नुकसान हुआ, किन किन किसानों की फसल खराब हुई, ये सब हुई, तो ये सब काम किसका है, तहसील का काम है, ठीक है। तो जो भी भूमि संबंधी कार्य है वो तहसील का ही काम है। तो पुनर्वास, सबसे पहली चीज ये समझो, राजस्व विभाग का पूरा नाम क्या है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, नाम ही है विभाग का, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। चलो एक प्रश्न और बताओ, जो आपका डिप्टी कलेक्टर है वो कौन से विभाग का अधिकारी है, कौन से, कैसे सामान्य प्रशासन का हो जाएगा यार, कुछ भी बोलते हो, राजस्व में क्यों नहीं आता, राजस्व में आएगा, एसडीएम बोलते, कल तो बनाए थे ना यहाँ पे, कल कल तो बनाए थे ना, कल यहाँ पे ऐसा बनाए थे, क्या लिखे थे, राज्य, राज्य के बाद संभाग, संभाग के बाद जिला, जिले के बाद अनुविभाग, अनुविभाग के बाद, हाँ ठीक है, तो राजस्व में आएगा। तो डिप्टी कलेक्टर ही तो एसडीएम बनता है जी। कहाँ गया मेरा वो लिखने वाला, अच्छा ये जी चलो इधर ध्यान दो, देखो चलो ये तो ठीक है, चलो डिप्टी कलेक्टर को गोली मारो। जो आपका आईएएस है वो कौन से विभाग का अधिकारी है, इसका एक सीधा सीधा आंसर है, सीधा आंसर है, ठीक है। क्या बोले थे साहब, क्या बोले थे आप, किसका अधिकारी, किसका अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग का, चाहे आपका कलेक्टर हो, कलेक्टर नहीं, बेसिकली वो आईएएस होते हैं, ठीक है। एज अपॉइंटेड कैसे होते हैं, आईएएस के तौर पे अपॉइंट हो रहे हैं, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर अर्थात डिप्यूटी कलेक्टर के तौर पे अपॉइंट हो रहे हैं, कौन से विभाग के अधिकारी हैं, सामान्य प्रशासन विभाग। अगर कल, अगर जैसा कि मैडम बोल रही थी कि तहसील मतलब राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, तो कल वो जो अपन ने चार्ट बनाया था उस पर मेंशन होता कहीं पर डिप्टी कलेक्टर का, कहीं पर भी डेप्यूटी कलेक्टर का मेंशन था क्या, कहीं पर भी आईएएस शब्द का उल्लेख था क्या, नहीं, हमने क्या शब्द लिखा था, एसडीएम लिखा था, ठीक है, कलेक्टर या जिलाधीश लिखा था, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये लोग सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी होते हैं। इनको किसी भी विभाग में पदस्थ किया जा सकता है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो। सचिव के तौर पे कौन जाता है, आईएएस ही जाता है। डिप्टी कलेक्टर आरटीओ में भी बैठता है, बैठता है कि नहीं बैठता, शिक्षा विभाग में भी बैठता है कि नहीं, जिला पंचायत जनपद पंचायत सीईओ और जिला पंचायत सीईओ के तौर पे भी बैठता है डिप्टी कलेक्टर। पहले डिप्टी कलेक्टर रहता है तो जनपद सीईओ के तौर पे बैठा सकते हैं, और जब वो संयुक्त कलेक्टर हो जाता है तो जिला पंचायत सीईओ भी बन सकता है, हाँ या ना। तो ये लोग ना एक डायनेमिक पर्सनालिटी है बेसिकली, है ना। सामान्य प्रशासन विभाग में इनकी पदस्थापना होती है और इनको भिन्न भिन्न कार्यों को सौंपा जाता है, ठीक है। तो अगर डिप्टी कलेक्टर की बात करें तो एज अ सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के तौर पर इनको कलेक्टर के पास भेज देते हैं, किसी भी जिले में पदस्थ करते हैं। अब कलेक्टर जो पद चाहे इनको दे सकता है, कभी राजस्व विभाग में बिठा करके तहसीलदार बना के बिठा देगा, फिर जब वो थोड़ा सीनियर हो जाएगा तो उसको सीधा एसडीएम बना के बिठा देगा, तो कभी क्या करेगा, नवोदय का नोडल बना देगा, कभी आवक जावक शाखा का नोडल बना देगा, ठीक है, कभी आपके स्वामी आत्मानंद का नोडल बना देगा। तो जितने भी विभाग है, भारत छत्तीसगढ़ राज्य में 58 विभाग थे, अभी शायद एक विभाग कम हुआ है तो 57 है जहां तक के मुझे ध्यान है।
तो 58 मान के चल रहे हैं अभी के लिए, है ना। तो 58 विभाग है, 58 विभाग में से किसी भी विभाग की जिम्मेदारी दे सकता है। डिप्टी का मतलब क्या होता है, जो कलेक्टर के सहायता के लिए कार्य करे या कलेक्टर के स्थान पर उनकी भूमिकाओं का निर्वहन करे। तो कलेक्टर क्या करेगा, उनको अपनी जिम्मेदारियां सौंपता है, क्योंकि कलेक्टर इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ नहीं संभाल सकता। ठीक है, तो ये है, एकदम सही थे साहब आप, सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक, राजस्व विभाग के अधिकारी नहीं है। इसीलिए आप देखते होगे डिप्टी कलेक्टर को गाड़ी भी नहीं मिलती। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर के पास अपनी गाड़ी नहीं होती, कलेक्टर की ऊपर रहता है। कलेक्टर चाहे तो उनको गाड़ी दे सकता है, कलेक्टर चाहे तो उनको गाड़ी नहीं दे सकता है। लेकिन जब कलेक्टर को, डिप्टी कलेक्टर को कलेक्टर के द्वारा एसडीएम की भूमिका दी जाती है, तो एसडीएम के लिए अलॉटेड गाड़ी का उपयोग वो करता है। तो एसडीएम की गाड़ी एसडीएम की सुविधाओं का प्रयोग करेगा। जैसे ही एसडीएम के पद से हटेगा वो सुविधाएं छिना जाएंगी, फिर वापस अपनी गाड़ी में जाएगा, अल्टो में। ठीक है, नहीं, कौन बोल दिया डिप्टी कलेक्टर का काम राजस्व इकट्ठा करना है। आप जा रायपुर कलेक्ट्रेट चल दो आज। ठीक है, रायपुर कलेक्ट्रेट में देखो, आपको 4-5 डिप्टी कलेक्टर बैठे मिल जाएंगे अलग अलग काम करते हुए। इनका कार्य ही वही है। इसीलिए जब आप इंटरव्यू देने जाता है ना कोई व्यक्ति और उनसे पूछता है कि आप डिप्टी कलेक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं, तो बोलता है सर इसमें कार्यों की विविधता है, इसमें मुझे रोज नए नए चैलेंजेस को फेस करने मिलेगा, और कलेक्टर सर मुझे जो जिम्मेदारियां देंगे, जो अलग अलग विभागों में मेरा एक्सपोजर मिलेगा, उसको मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूं। तो ये एकदम एक्यूरेट आंसर होता है, क्योंकि इस पद में विविधता है। ठीक है, बाकी पदों में विविधता नहीं है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर बनोगे तो केवल आबकारी का काम करोगे, आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बनोगे तो केवल एजुकेशन का काम करोगे। लेकिन ये पद ऐसा है जिसमें आप सभी प्रकार के कार्य कर सकते हो। इवन आप डीएसपी बनोगे तो केवल पुलिसिंग का काम करोगे। लेकिन इस पद में क्या है, पुलिसिंग का भी काम करना है आपको, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है एज अ मजिस्ट्रेट। आप मजिस्ट्रियल पावर है, आप पुलिस को, पुलिस देखो अभी यहां तो कमिश्नरेट लागू हो गई, जहां पर कमिश्नरेट लागू नहीं है वहां पे एसडीएम और कलेक्टर मजिस्ट्रेट के तौर पे कार्य करते हैं, इवन नायब तहसीलदार। ठीक है, तो आज जैसे आप लोग अभी जाओगे एसआई बन करके, तो आपको किसके साथ डील करना पड़ेगा, आपको नायब तहसीलदार के साथ डील करना पड़ेगा। आपका मजिस्ट्रेट कौन रहेगा, नायब तहसीलदार। तो अगर आपको कुछ भी करना है तो मजिस्ट्रेट का साइन चाहिए होता है, तो आपको नायब तहसीलदार से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। फिर आपका जो टीआई है या एसडीओपी है वो एसडीएम से कोऑर्डिनेट करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो टीआई और तहसीलदार का कोऑर्डिनेशन चलता है, एसडीओपी और आपके एसडीएम का कोऑर्डिनेशन चलता है। ठीक है, और जब जिले में कोई बड़ी घटना हो गई है तो वहां पर एसपी खड़ा होगा, और एसपी किससे कोऑर्डिनेट करेगा, कलेक्टर से कोऑर्डिनेट करेगा। तो ऐसा सीन चलता है। तो मजिस्ट्रियल पावर भी होता है इनके पास में, इसलिए बहुत बड़ा पावर होता है जब ये एसडीएम बनते हैं या तहसीलदार बनते हैं। इसीलिए लोग क्या बनना चाहते हैं, कोई भी डिप्टी कलेक्टर बनूंगा बोलता है तो एसडीएम पहला शब्द सुनते हो आप उसके मुंह से, है ना। क्यों, क्योंकि उसके पास पावर, ठीक है, न केवल राजस्व के पावर अपितु मजिस्ट्रियल पावर होते हैं। कभी गए हैं आप लोग तहसील या एसडीएम ऑफिस, आपने देखा होगा वहां पर एक कोड बना रहता है। ठीक है, या कलेक्टर ऑफिस में भी एक ऊंचा सा कोड बना रहता है। तो वो मजिस्ट्रेट कब कहलाता है मालूम है, जब वो उस गद्दी पर बैठा है तभी वो मजिस्ट्रेट कहलाता है। बाकी समय में इसको कलेक्टर बोलते हैं अपन। ठीक है, बाकी समय में वो क्या कहला रहा है, कलेक्टर। वो एसडीएम क्या कहला रहा है, एसडीओ रेवेन्यू। ठीक है, लेकिन जब वो तहसीलदार या कलेक्टर या एसडीएम यहां पर बैठा है तो जिला दंडाधिकारी या जिलाधीश, अनुविभागीय दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट कहला रहे हैं लोग, वहां पे बैठे हैं तब, जबकि इन लोग लॉ एंड ऑर्डर का फैसला दे रहे हैं, मजिस्ट्रियल पावर है। तो बाकी समय सामान्य कार्य, प्रशासन संभालना, बाकी सब चीजें करना, बहुत सारे कार्य होते हैं ना। लाइसेंस, बंदूक का लाइसेंस कौन देता है, कलेक्टर देता था। रायपुर में तो चलो अब कमिश्नर के पास चला गया वो सीन, लेकिन बाकी जिलों में तो अभी भी कलेक्टर के पास है। इसीलिए क्या बनना चाहते हैं लोग, या तो ये या तो ये, बहुत बड़ा पावर है। अब अनुविभाग क्या होता है, तो अनुविभाग राजस्व का प्रशासन की एक इकाई है। ठीक है, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाई गई है। कल हमने देखा था सबसे ऊपर राज्य, राज्य को तोड़ा गया संभाग में, संभाग को जिले में, और जिले को अनुविभाग में। तो वो प्रशासन की एक इकाई है, तहसील से ऊपर और आपके संभाग के नीचे। ठीक है, आप लोग के डिपार्टमेंट में भी है अनुविभाग। ठीक है, उसका प्रमुख एसडीओपी होता है, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस। ठीक है, इसीलिए कल हमने क्या लिखा था, एसडीओ आर लिखा था ना, वैसे ही अपने यहाँ एसडीओपी है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एसडीओ है, और आप में से एसडीओ किसका, पुलिस डिपार्टमेंट का होगा। ठीक है, तो ये पूरी पूरी व्यवस्था बटी हुई, एकदम गंदा सा जाल है। हम
डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि कौन सा जाल किसके साथ कहाँ पे कोलाइड हो रहा है और कहाँ पे अलग है। जैसे कल ही जब मैं लिख रहा था तो कोई सचिव बोल रहा था वहां पर, है ना, कोतवाल की जगह में सचिव बोल रहा था, कहीं पे जनपद ऐसा शब्द का उपयोग हो रहा था, इसलिए क्योंकि वो सेम संरचना है, सेम जगह ही है। जैसे रायपुर ही देखो ना, 4 अलग अलग विधानसभा में बटा है, फिर एक लोकसभा क्षेत्र है यही रायपुर, रायपुर के साथ आपका राजिम बलौदा बाजार तक का रायपुर लोकसभा में ही आता है। उसके बाद यही रायपुर नगर निगम में बटा है, वो भी 2 ठोक नगर निगम, बिरगांव नगर निगम में और रायपुर नगर। फिर यही रायपुर आपके जिला पंचायत में भी बटा हुआ है, फिर यही रायपुर आपके जनपद पंचायत में भी बटा हुआ है। तो अलग अलग संरचनाएं हैं, सबका अपना अपना एक अधिकार क्षेत्र है जिसमें सब समन्वय के साथ में कार्य कर रहे हैं। जिस दिन वो समन्वय टूटा, पूरा पूरा प्रशासन चरमरा करके गिर जाएगा। ठीक है, तो हमको वही करना है। हम लोग क्या करने वाले हैं, एज अ ब्यूरोक्रेट बन करके जा रहे हैं। हमको भी उस व्यवस्था में शामिल होकर के उस व्यवस्था में समन्वय स्थापित करना होता है, क्योंकि जहां पे ईगो आड़े आता है ना, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले का केस बिलासपुर का, एक टीआई साहब एक नायब तहसीलदार को पकड़ लिए थे, थोड़ा सा बदतमीजी कर दिए थे। ठीक है, देखा जाए तो टीआई साहब से ऊपर है कौन, नायब तहसीलदार, प्रोटोकॉल में तो ऊपर ही है। ठीक है, ऊंच नीच तो होता रहता है थोड़ा बहुत, वहां पे क्या करना चाहिए था, समन्वय करना चाहिए था दोनों को, ईगो को नहीं लेना था कि मैं ज्यादा बड़ा, उसमें चीजें गड़बड़ाती है। और प्रशासन में जहां पे ज्यादा बड़ा होता है वहां पे एक्चुअल में गड़बड़ाती है चीजें, नहीं साहब। ठीक है, क्योंकि अपने को प्रोटोकॉल तो बना करके चलना ही पड़ेगा। इंग्लिश वाले सर हैं क्या? अब वही है, रवि सर थोड़ा सा उधर ले लेते हैं, फिर इधर खींचाता नहीं। चलो ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूं आज, क्योंकि इसलिए भी छोड़ दे रहा हूं क्योंकि कल से एक नया टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, प्रॉपर चल रही हैं सब कक्षाएं, अच्छे समझ आ रहा है सब? मेरा आ रहा है कि नहीं है बताओ, बाकी तो चलो आ ही रहा है। ठीक है, इंग्लिश तो कल शानदार पढ़े हो। पीडीएफ लॉक था, एक बार खोलिए ऐप, है आपके पास? मेरे ही बस लॉक था, ये लोग मेरे साथ ही गड़बड़ कर रहे हैं मतलब। अच्छा, एक चीज जानकारी है ना आप लोग के पीडीएफ के लिए, क्योंकि आपको कभी ना कभी ये समस्या फेस करोगे आप लोग, जब आप जाओगे और पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो जो क्लास का पीडीएफ डलता है, तो यहां पर ऐसे एक नीचे में एक बटन है जिसमें से 3 लकीर खींचा रहता है, तो वहां पर ना एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि हमारा पीडीएफ हमारे मोबाइल में सेव हो जाए, साफ बातचीत नहीं। तो ये डाउनलोड का जो ऑप्शन दबाते हैं हम लोग, क्योंकि डाउनलोड मतलब हमको लगता है मोबाइल में डाउनलोड, तो बेसिकली डाउनलोड का जो बटन है ना, वो ऐप में स्टोर करने के लिए। तो इस डाउनलोड को ना दबा करके ऊपर में एक एक्सपोर्ट का बटन है, जस्ट उसके ऊपर क्या है, एक्सपोर्ट, तो उस एक्सपोर्ट को दबाओगे तो आपके मोबाइल में पीडीएफ सेव हो जाएगा, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा लोग, सर हमारे मोबाइल में नहीं आता बोल के बोलते हैं, तो उस एक्सपोर्ट को दबा करके मोबाइल में आ जाएगा।